हाँ जी बच्चा पार्टी, विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड डे। ठीक है, ये वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का लास्ट लेक्चर। इसके अंदर हम लोग आज कोलिजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कोलिजन वर्ड के साथ तुम सारे के सारे ऑलरेडी फेमिलराइज्ड हो। दो बॉडीज हैं, मूव कर रही हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर गई। ठीक है, हम जा रहे हैं, किसी कोई रास्ते में आदमी आ गया, उससे हम टकरा गए, हम उससे कोलाइड कर गए। तो कोलिजन वर्ड कोई हमारे लिए नया चीज़ नहीं है। ठीक है, कोलिजन वर्ड हम डे टू डे लाइफ में जगह जगह यूज भी करते रहते हैं, एक्सपीरियंस भी करते रहते हैं। तो उसी कोलिजन्स को हम लोग यहाँ पे अभी इस चैप्टर के अंदर, टॉपिक के अंदर यहाँ डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कोलिजन के डेफिनेशन से, बहुत ही एलिमेंट्री डेफिनेशन है, एक बार फटाफट इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट in which two or more colliding bodies exert relatively strong forces on each other for a relatively short time. फॉर एग्जाम्पल तुम सोचो, तुम्हारे पास कोई दो बॉडीज हैं, m1 और m2, यहाँ दो मासेस हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ मूव होते हुए जा रहे हैं वेलोसिटी v1 से v2 से, कोलाइड करते हैं, कोलाइड करते एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग कोलिजन ये दो बॉल्स या दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में रहेंगी कितनी देर के लिए? ठीक है, तो फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और जब भी एक दूसरे से कोलाइड करेंगी, ठीक है, एक दूसरे पे सिग्निफिकेंट फोर्स लगाएंगी। तो जब भी दो बॉडीज कोलाइड करती हैं, वो एक दूसरे पे रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाती हैं ओवर अ वेरी, फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, रिलेटिवली शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कोलिजन। ठीक है, तो कोलिजन वर्ड सभी फैमिलियराइज थे, स्टिल उसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? स्कूल में कभी पूछ ले टीचर की कोलिजन की डेफिनेशन बताओ, तो ये डेफिनेशन हम लोगों को बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन की। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ कोलिजन। कोलिजन को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं, ठीक है, हम लोग अपने आसपास जितने भी कोलिजन्स देख रहे हैं, दे दोज ऑल कोलिजन्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। तो चलो, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है? ठीक है, एक बार इनके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्कूल में आ जाता है डिस्कस इलास्टिक कोलिजन, या स्कूल में टीचर ने पूछ लिया डिस्कस इनइलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उनके पॉइंट्स होते हैं जो तुमने स्कूल में बताने हैं, मेंशन करने हैं, एक एक करके सारे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो, पहले इलास्टिक कोलिजन होता क्या है? A collision in which there is absolutely no loss of kinetic energy is called an elastic collision. ठीक है, दो बॉडीज कोलाइड करी और एट द टाइम ऑफ कोलिजन उनकी कोई भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं हुआ। ठीक है, ये सीबीएसई की हमारी बुक्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी वर्ड यूज करते हैं, मैं मैकेनिकल एनर्जी यूज करना ज्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है ना, तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन लो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, स्कूल में तो तुम काइनेटिक एनर्जी लिख के आना, बट ठीक है, मैं कुछ जगहों पे मैकेनिकल एनर्जी बोलूंगा, क्यों बोलूंगा अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं। तो कोलिजन इन विच देर इज एन एब्सोल्यूट नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। दो बॉडीज टकराती हैं, ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अपने दोनों हाथ लो और क्लैप करो। ठीक है, क्लैप करोगे क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, बहुत देर तक क्लैप करते रहो, देखो हाथ गर्म हो जाएंगे, हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना, दो स्टोन्स लो, आपस में हिट करो, स्पार्क प्रोड्यूस हो जाएगी। जनरली जब दो बॉडीज टकराती हैं रियल लाइफ में हम लोग बात करें, तो साउंड प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, कई बार स्पार्क प्रोड्यूस हो गई, लाइट प्रोड्यूस होती है। तो सम पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे ये इलास्टिक कोलिजन जो है ना, ये एक आइडियलिस्टिक केस है। ठीक है, रियल लाइफ में हम कोई भी दो रिजिड बॉडीज को अगर हम कोलाइड कराएंगे, तो कभी भी दो रिजिड बॉडीज के बीच में कोलिजन इलास्टिक नहीं होने वाला। स्टिल वी डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम करते थे, ग्राउंड इज स्मूथ। आज तक कौन सा ग्राउंड हमें स्मूथ मिला? ठीक है ना, ऑयल गिरा दो, वाटर गिरा दो, तब भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ तो हो ही नहीं सकता, पर हम लोग एज्यूम करके उसको स्टडी करते हैं, बाद में फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं। सेम कहानी यहाँ पे, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, कोई भी दो रिजिड बॉडीज टकरा रही हैं, दो स्टोन्स टकरा रहे हैं, कोई भी दो कार टकरा रही हैं, उनके बीच में कोलिजन इलास्टिक नहीं हो सकता। स्टिल अगर होता तो क्या होता? तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन नो एनर्जी वुड हैव बीन लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड लाइट। ठीक है ना, सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी है ड्यूरिंग कोलिजन कंजर्व रहती। तो उस तरह के कोलिजन को हम क्या बोल देते हैं? इलास्टिक कोलिजन। A collision in which there is absolutely no loss of kinetic energy, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी, is called an elastic collision. The basic characteristics of an elastic collision। ठीक है, अब इलास्टिक कोलिजन के जो मेन पॉइंट्स है उनको हम डिस्कस करना चालू कर रहे हैं। पहला, द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। चलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोगों ने न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में पढ़ा था।
मैं उसको ब्रीफली तुम्हें एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में हमें बार बार उसको यूज करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आता कहाँ से था? तो हमारे न्यूटन के सेकंड लॉ से। न्यूटन का सेकंड लॉ सबको याद है, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी। न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी का, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज होता है। और बात समझो, अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, डीपी बाई डी टी जीरो, डीपी बाई डी टी जीरो, तो momentum of the system of the body will remain constant. So by law of conservation of momentum, linear momentum of a system will remain conserved, will remain constant if external force on it is zero. कोई भी सिस्टम के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हैं तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो चलो अभी इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, आगे इन इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें अभी हिंट कर रहा था, रियल लाइफ में जितने भी कोलिजन होते हैं, ठीक है, रिजिड बॉडीज के बीच में जितने कोलिजन होते हैं, उनमें एट द टाइम ऑफ कोलिजन सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड लाइट। ठीक है ना, तो उस तरह के कोलिजन जो हमारे रियल लाइफ में हम अपने आसपास देख रहे हैं, ऑल दोस कोलिजन्स आर इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन एक आइडल केस है जिसमें दो बॉडीज टकराई और कोई भी एनर्जी हीट के, साउंड के और लाइट के फॉर्म में वेस्ट नहीं हुई। खैर अभी मैं बताना चाह रहा हूँ, इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, दो बॉडीज जब एक दूसरे से कोलाइड करेंगी, एक दूसरे को हिट करेंगी, ठीक है, तो अगर उन दोनों कोलाइडिंग बॉडीज का, मेरी तरफ देखो, उन दोनों कोलाइडिंग बॉडीज को मैं अपना सिस्टम मान लूँ, तो दो बॉडीज हैं एक दूसरे से कोलाइड करें एट द टाइम ऑफ कोलिजन, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ। तो ए ने बी पे फोर्स लगाया, बी ने ए पे फोर्स लगाया। और अगर मैं ए और बी को अपना सिस्टम मान रहा हूँ, अगर मैं ए और बी को अपना सिस्टम मान रहा हूँ, तो ए का फोर्स बी पे, बी का फोर्स ए पे, सिस्टम का इंटरनल फोर्स हो गया ना। सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कितना? जीरो। तो ए और बी बॉडी के सिस्टम का मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं तुम्हें रियलाइज करा रहा हूँ, अभी इलास्टिक कोलिजन थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इलास्टिक कोलिजन, कोई भी कोलिजन हो, इलास्टिक हो चाहे इलास्टिक हो, दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं, ए और बी आपस में कोलाइड कर रही हैं, ए बी पे फोर्स, बी ए पे फोर्स, ए और बी एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रही है वो सिस्टम की इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस की वजह से सिस्टम के मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम का मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। तो पहला पॉइंट समझ में आ रहा है, इलास्टिक में भी आ रहा है ये, सेम इन इलास्टिक में भी आएगा, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। सेकंड, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। अगर अगेन ये वाला पॉइंट इलास्टिक कोलिजन में भी हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे इन इलास्टिक में भी डिस्कस करेंगे। टोटल एनर्जी से यहाँ पे इन लोगों का क्या मतलब है? ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, इलास्टिक कोलिजन में तो मैकेनिकल एनर्जी का लॉस ही नहीं हुआ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रही, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। और बात समझो, अगर मैं सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को एक साथ ले रहा हूँ, टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी, तो ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को अगर मैं लेकर चल रहा हूँ, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गोइंग टू रिमेन कंजर्व्ड वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सेम पॉइंट इन इलास्टिक कोलिजन में भी आएगा, वहां पर भी मैकेनिकल एनर्जी लॉस होगी तो हीट, साउंड, लाइट एनर्जी गेन होगी। टोटल एनर्जी, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हम लेके चले, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गोइंग टू रिमेन कंजर्व। ठीक है, थर्ड पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी। अगेन ये लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, मैं प्रेफर करता हूँ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। ठीक है, स्कूल में तो आएगा तो तुम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ही लिखना है, पर मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व बोलना क्यों प्रेफर करता हूँ मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी करता हूँ। देखो मेरी बात समझो, मेरे पास दो बॉडीज हैं, ए और बी। ठीक है, दे वर मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2, कोलाइड कर गई। ठीक है, ए है, u1 से जा रही है, बी है, u2 से जा रही है, कोलाइड कर गई। आफ्टर कोलिजन ए मूव कर रही है मान लो v1 से, बॉडी बी मूव कर रही है हमारी v2 से। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, ठीक है, हमारे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगी? हाफ एम ए u1 स्क्वायर प्लस हाफ एम बी u2 स्क्वायर। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी? हाफ एम ए v1 स्क्वायर
बी की क्या हो जाएगी, हाफ एम बी मास ऑफ बी इंटू वी टू स्क्वायर। ठीक है, तो ये लोग कहते हैं कि इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ एम ए यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम बी यू टू स्क्वायर विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ए वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम बी वी टू स्क्वायर। तो इसलिए बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। पर ध्यान दो, तुम ड्यूरिंग कोलिजन अगर सिस्टम को एनालाइज करो तो ड्यूरिंग कोलिजन जब ए और बी एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, ये कंप्रेस होंगी, अपना शेप रिगेन करेंगी और फिर एक दूसरे से कांटेक्ट लूज करेंगे। तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन जब ये कंप्रेस होंगी, सम पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और फिर जब ये अपना शेप रिगेन करेंगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लूज करेंगी, वापस से काइनेटिक एनर्जी में वो इलास्टिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। तो कोलिजन से पहले वाली काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में सेम रहेगी, सही बात है, बट ड्यूरिंग कोलिजन, हालांकि कोलिजन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए ही लास्ट करेगा, बट ड्यूरिंग कोलिजन तो तुम देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, काइनेटिक एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक एनर्जी एंड लेटर हाफ में वो इलास्टिक एनर्जी वापस से कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन कंजर्व बोलना मुझे ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लगता, मैं इसमें प्रेफर करता हूँ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। बट ठीक है, स्कूल वालों का थॉट प्रोसेस क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, तो इसलिए वो लोग बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, बट मैं तुम्हें रियलाइज करा रहा हूँ ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, जब इलास्टिक कोलिजन चल रहा था तब काइनेटिक एनर्जी हमारी कांस्टेंट नहीं थी, एज सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाज कन्वर्टिंग इनटू इलास्टिक एनर्जी एंड देन बैक टू काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इलास्टिक एनर्जी। तो ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, उससे जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद इक्वल है। ठीक है, तो थॉट प्रोसेस समझ में आ गया, आगे तुम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर देना, स्कूल में आंसर देना है या किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आंसर देना। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गोइंग टू रिमेन कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। थर्ड पॉइंट, चौथा पॉइंट, द फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन मस्ट बी कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन बॉडीज पे जो भी फोर्स लग रही है एक दूसरे पे, वो जो भी फोर्स लगा रही है, दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है ना, तभी तो सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रही। ठीक है ना, अगर इन इलास्टिक फोर्सेस लग रही होती तो सम पार्ट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी वुड हैव बीन लॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी हमारी जितनी भी है वो कंजर्व रह रही है, मैकेनिकल एनर्जी जो है हमारी सिस्टम की कंजर्व रह रही है, बिकॉज फोर्सेस एक्टिंग एट द टाइम ऑफ कोलिजन आर ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस। चारों पॉइंट क्लियर हो गए। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व, सॉरी, during elastic collision linear momentum conserved, all forms of energy, total energy conserved. During collision no energy, mechanical energy is lost in the form of heat energy, sound energy, light energy. तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, स्कूल में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व बोलना है। द फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन मस्ट बी कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, जो भी फोर्सेस लगी हैं एट द टाइम ऑफ कोलिजन ऑल मस्ट बी कंजर्वेटिव फोर्सेस। चलो नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन इन विच, मैं तुम्हें पहले हिंट कर चुका हूँ, देयर अकर सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड लाइट इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, फिर से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, जैसा पहला पॉइंट मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। टोटल एनर्जी, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अगर मैकेनिकल एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस हो रही है तो हीट, साउंड, लाइट एनर्जी गेन हो रही है। टोटल एनर्जी, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का सम विल रिमेन कांस्टेंट, विल रिमेन कंजर्व। थर्ड पॉइंट, mechanical energy is not conserved. Obviously a part of mechanical energy, that is kinetic energy, is converted into some other form of energy, that is heat energy, sound energy, light energy. ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व नहीं रहेगी। ठीक है, फिर से स्कूल में यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिखा होता है, मैंने चेंज करके उसको मैकेनिकल एनर्जी लिख दिया है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, सम पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। तुम स्कूल में काइनेटिक एनर्जी लिखना है यहाँ पे भी। ठीक है, चौथा पॉइंट, सम और ऑल द फोर्सेस इन्वॉल्व इन इलास्टिक कोलिजन मे बी नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन जो भी बॉडीज आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं वो सारी की सारी नॉन कंजर्वेटिव हो, या एटलीस्ट उनमें से कुछ नॉन कंजर्वेटिव हो, ताकि सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी हम देख रहे हैं चेंज हो जाए। तुम देख रहे हो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी कौन चेंज कर रहा होगा, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर हो गए चारों पॉइंट्स।
ठीक है, तो ये बेसिक हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे इन इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन के। स्कूल के अंदर आने वाले हमारे 2 मार्क क्वेश्चन, 4 पॉइंट बताओगे, 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, ये मेजरली कंपटीशन एग्जाम में हमारे काम आता है, सीबीएसई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा सा एनसीईआरटी में डिस्कस कर रखा है, इसलिए इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ relative velocity of separation after collision to relative velocity of approach before collision। देखो मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 2 बॉडीज हैं, 2 बॉल्स हैं, ए और बी। कोलिजन से पहले ए जा रहा है से u1, ठीक है, बी जा रहा है वेलोसिटी u2 से। ठीक है, दोनों के बीच में कोलिजन होने वाला है, तो कॉमन सेंस लगाओ, जब ए बी से कोलाइड होने वाला है तो u1 ज्यादा या u2? तो ऑब्वियसली u1 ज्यादा है, u2 कम है, तभी ए जाके बी को हिट करेगा ना। और हिट करने के बाद, कोलाइड होने के बाद, आफ्टर कोलिजन ए की वेलोसिटी हो गई से v1, बी की वेलोसिटी हो गई v2। तो लगाओ कॉमन सेंस, कौन ज्यादा होगा आफ्टर कोलिजन? v1 ज्यादा होगा, v2 ज्यादा होगा। ए ने जाके बी को हिट किया, ए बी से कोलाइड किया, तो आफ्टर कोलिजन बी में जो वेलोसिटी v2 होगी वो ए से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ध्यान दो, कोलिजन से पहले ए अप्रोच कर रहा था बी को कितने वेलोसिटी से? रिलेटिव वेलोसिटी u1 माइनस u2 से। और आफ्टर कोलिजन बी ए से सेपरेट हो रहा है, कितने वेलोसिटी सेपरेट हो रहा है, कितनी रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेट हो रहा है? v2 माइनस v1 से। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2, इस रेशियो को बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय ई। स्मॉल ई से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। ठीक है, तो समझ में आया? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ relative velocity of separation after collision, relative velocity after separation to the relative velocity of approach before collision। ठीक है, and this coefficient of restitution is equal to 1 for elastic collision and it is less than 1 for inelastic collision and it is equal to 0 for perfectly inelastic collision। अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे perfectly inelastic collision। तो perfectly inelastic collision में भी at the time of collision some part of mechanical energy will be lost in the form of heat, sound and light, but there is an extra condition that colliding bodies stick together। तो elastic collision के लिए E equal to 1, inelastic collision के लिए E is going to be less than 1। परफेक्टली inelastic collision जिसमें कोलाइडिंग बॉडी आपस में स्टिक हो जाएंगी, एक दूसरे से चिपक जाएंगी, जुड़ जाएंगी, उस केस के लिए परफेक्टली inelastic के लिए E is going to be 0। ठीक है ना, देखो ये समझ में भी आता है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में बॉडीज एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगी। सोचो ए और बी कोलाइड करे और कोलाइड होने के बाद ए और बी एक दूसरे से स्टिक हो गए, स्टिक हो जाएंगे तो एक दूसरे से सेपरेट होंगे ही नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या हो जाएगी? 0। न्यूमरेटर में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू भी 0 आ जाएगी ना। आता है, समझ में आता है? ये दो बॉडीज टकराई, कोलाइड करने के बाद वो चिपक गई, सेपरेट ही नहीं हुई, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जब तुम्हारा 0 है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो एक छोटा सा ये फॉर्मूला है जो तुमने याद रखना है, फैक्टर है जो जगह जगह हमारे काम आ सकता है। सीबीएसई में कम, कंपटीशन में ज़्यादा। इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कंपटीशन एग्जाम में। अभी मैं सिर्फ तुम्हें इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन टू बॉडीज अंडरगोइंग कोलिजन। चलो, इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 1 होती है, ये हमारे सीबीएसई में आ जाता है। डिराइव करके दिखाओ, प्रूव दैट इन इलास्टिक कोलिजन, इन एन इलास्टिक कोलिजन कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1। ये भी मैं तुम्हें अभी नेक्स्ट डिस्कशन में प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। चलो नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग बात करने जा रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, सारा का सारा जो डिस्कशन है अभी 1 डायमेंशन में ही चलने वाला है। ठीक है, 2 डायमेंशन के ऊपर अभी हम थोड़ी देर बाद चलेंगे।
So suppose two balls or two bodies A and B of masses m1 and m2 are moving initially along the straight line with velocity u1 and u2 respectively, with velocities u1 is greater than u2. ठीक है ना, A की वेलोसिटी u1 जो मैं थोड़ी देर पहले एक तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा था, तुम्हारे पास यहाँ पे A है, हमारे पास यहाँ पे B है, ठीक है ना. A मूव कर रहा है वेलोसिटी u1 से, B मूव कर रहा है वेलोसिटी u2 से, दोनों के बीच में कोलिजन हो गया. आफ्टर कोलिजन A मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 से, B मूव कर रहा है वेलोसिटी v2 से. तो A और B के बीच में अगर कोलिजन हुआ है तो ऑब्वियसली A B को जाके हिट किया है, तो A की वेलोसिटी u1 B की वेलोसिटी u2 से ज्यादा होगा. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले भी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, u1 माइनस u2. एंड ऐसे आफ्टर कोलिजन B की वेलोसिटी v2 ज्यादा होगी, A की वेलोसिटी v1 कम होगी, v2 विल बी मोर देन v1. बॉडीज विल सेपरेट विद रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1. ठीक है, फिर अभी हमें कोलिजन से पहले A और B की वेलोसिटी पता है, A और B के मास पता है m1 एंड m2. A और B की वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन होगी u1 और u2, और तुमसे बोलेंगे आफ्टर कोलिजन A और B की वेलोसिटी v1 और v2 निकालो. ठीक है, दो बॉडीज हैं, मास m1 m2, वेलोसिटी उनकी u1 u2, उनके बीच में कोलिजन हो गया एंड दैट कोलिजन इज इलास्टिक. देन फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे हमें आगे जाके. तो ये क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है उसको मैं तुम्हें हैंडलिंग सिखाता हूँ. चलो ध्यान दो, समझो मेरी बात. कोई भी कोलिजन हो, अभी इलास्टिक डिस्कस कर रहे हैं, आगे इलास्टिक कोलिजन भी आएंगे, इलास्टिक हो चाहे इलास्टिक हो, एट द टाइम ऑफ कोलिजन दोनों बॉडीज कोलाइड करेंगी, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी, और जो बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी वो सिस्टम की इंटरनल फोर्सेस सिस्टम के मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व. तो बाय कंजर्विंग लीनियर मोमेंटम ऑफ A प्लस B सिस्टम, ए और बी दोनों बॉडीज को मैंने अपना सिस्टम मान लिया, इनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व करता हूं. तो लीनियर मोमेंटम कोलिजन से पहले m1u1 m2u2, कोलिजन के बाद m1v1 प्लस m2v2. ठीक है, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से. फिर कोलिजन कैसा है हमारा, इलास्टिक. एट द टाइम ऑफ कोलिजन कोई मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड लाइट. मैकेनिकल एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर कोलिजन, दैट इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन. ठीक है ना. खैर अभी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने जा रहा हूँ बाय कंजर्विंग मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन. एज कोलिजन इज इलास्टिक, ऑब्वियसली एज कोलिजन इज इलास्टिक, और इलाबरेट कर देना स्कूल में. हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर. ठीक है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर. ठीक है, दो इक्वेशन आ गई, एक आ गई हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन से, दूसरी आ गई हमारी एनर्जी कंजर्वेशन से. दो इक्वेशन, और ध्यान दो दो ही वेरिएबल हैं, v1 और v2. ठीक है ना, हमें v1 और v2 ढूंढने हैं, दो वेरिएबल ढूंढने के लिए दो इक्वेशन चाहिए थी. एक इक्वेशन आ गई मोमेंटम कंजर्वेशन से, दूसरी आ गई एनर्जी कंजर्वेशन से. अब इन दोनों को सॉल्व करना है, और कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होता है, ये भी हमें प्रूव करके दिखाना है. तो चलो मैं कैलकुलेशंस कैसे करूंगा, कैलकुलेशन को ध्यान दो. तो फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा मैं मोल्ड करके लिखता हूँ. तो फर्स्ट इक्वेशन में m1 वाले टर्म में ले जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, m2 वाले टर्म्स ले जाता हूँ राइट हैंड साइड. सॉरी, ठीक है, m1u1 माइनस m1v1, राइट हैंड साइड पे m2v2 पहले से था माइनस m2u2. ठीक है, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में से भी m1 वाले टर्म, हाफ तो देखो पूरे में से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा. m1 वाले टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं, तो m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. ठीक है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 लिख देता हूँ इनको मैं. अब ध्यान दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3,
इक्वेशन 4 को डिवाइड करो इक्वेशन 3 से, तो m2 से m2 कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल। ठीक है, क्या आ जाएगा अपने पास? ठीक है, m2 से m2 कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड, चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई u1 माइनस v1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को लिख दोगे u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1, और फिर u1 माइनस v1 से डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा तुम्हारे पास? लेफ्ट हैंड साइड पे u1 प्लस v1। ऐसे राइट हैंड साइड पे v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाय v2 माइनस u2, क्या बन जाएगा? v2 प्लस u2। फॉलो किया? और अब ध्यान से देखो, कोलिजन से पहले, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कोलिजन से पहले ए बी को अप्रोच कर रहा था कितने से? u1 माइनस u2 से। और कोलिजन के बाद बी ए से सेपरेट हो रहा था कितने से? v2 माइनस v1 से। और हम लोग ढूंढना चाहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विच इज इक्वल टू v2 माइनस v1 by u1 minus u2, that is velocity of separation by relative velocity of approach। तो ध्यान दो इसी एक्सप्रेशन में, u1 u2 को मैं लेफ्ट ले आता हूँ तो माइनस u2, राइट हैंड साइड पे v2 v1 को मैं राइट हैंड साइड पे ले गया माइनस v1, क्या आ गया अपने पास? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 1। और तुम्हें मैं रियलाइज करवा ही रहा हूँ इतनी देर से कि ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इज इक्वल टू 1। प्रूव करो, तो ये उसका प्रूव हो गया। ठीक है, फॉलो किया सबने? ठीक है ना, कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 है, इलास्टिक कोलिजन में प्रूव करके दिखाओ, तो इस तरीके से तुमने प्रूव करके दिखानी है। चलो कैलकुलेशन को आगे ले चलते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हमारे पास रिलेशन आ गया था m1u1 प्लस m2u2, दैट इज इनिशियल लीनियर मोमेंटम, इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 फाइनल लीनियर मोमेंटम। ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखी थी, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की एक्सप्रेशन को निकालते हुए, वैल्यू 1 निकालते हुए, अभी हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था, क्या एक्सप्रेशन आया था? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2 वाज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिराइव किया कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू इलास्टिक कोलिजन में 1 होती है। इसी से हमारे पास अगली इक्वेशन आ रही है, मैं इसको इक्वेशन 5 बोल देता हूँ, 1 2 3 4 हम पहले मार्क कर चुके हैं। तो हमारे पास रिलेशन आ रहा है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है ना, ये हमारी कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन से एक और इक्वेशन आ गई। तो ध्यान दो, v1 और v2 दो वेरिएबल सॉल्व करके हमें दो इक्वेशन चाहिए थी, v1 v2 को सॉल्व करके ढूंढ के निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए थी। तो एक तो मैं हेल्प ले रहा हूँ मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन की, दूसरी मैं हेल्प ले रहा हूँ कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन वाले रिलेशन की। ठीक है, तो चलो पहले मैं v1 निकालता हूँ। तो v1 निकालने के लिए v2 को एलिमिनेट, v2 को एलिमिनेट करने के लिए मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को m2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है ना, पूरे एक्सप्रेशन को मैंने m2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिफ्थ वाली इक्वेशन को मैंने m2 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो ध्यान दो m2v2 m2v2 v2 को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशन को कर देता हूं मैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो m2v2 माइनस m2v2 कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड पे चलो ध्यान दो, m1u1 माइनस m2u1, m1 माइनस m2u1। ठीक है, u2 वाले टर्म्स को ध्यान दो, तो m2u2 प्लस m2u2 टू टाइम्स m2u2। राइट हैंड साइड पे m2v2 माइनस m2v2 तो कैंसिल हो गया, m1v1 प्लस m2v1, m1 प्लस m2v1। तो ध्यान दो, पूरे डिस्कशन से हमारे पास v1 की वैल्यू आ गई। इस कैलकुलेशन से क्या वैल्यू आ रही है? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2
इंटू u2। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन जो तुमने याद रखना। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर कोलिजन m1 की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, और अब v2 निकालने के लिए तुम फिर से इतनी सारी मेहनत करो, फिफ्थ वाली इक्वेशन को m1 से मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, जरूरत नहीं है, तुम सीधा लिख सकते हो सिमिलरली। कॉमन सेंस लगाओ, v2 का एक्सप्रेशन v1 के एक्सप्रेशन में आया m1 माइनस m2, यहाँ पे क्या आ जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, u1 की जगह u2। ठीक है, नेक्स्ट टर्म 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 की जगह 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, u2 की जगह u1। ठीक है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा सिमिलरली करके तुम कॉमन सेंस से ये रिलेशन लिख के दिखा सकते हो। आया समझ में, आया सबको? तो आफ्टर कोलिजन जो तुम्हारी दोनों बॉडीज थी उनकी वेलोसिटी हमने m1 और m2 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 और v2 निकाल के दिखा दी। और फिर यहाँ पे एक स्पेशल केस हम लोग डिस्कस करते हैं। दैट स्पेशल केस इज जो दो बॉडीज हमारी कोलाइड कर रही हैं m1 और m2, अगर उनके मास इक्वल हुए। ठीक है, जो दो बॉडीज हमारी कोलाइड कर रही हैं अगर वो इक्वल मासेस की हुई तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m मान लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, ऊपर तुम्हारे सामने एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, डालो m1 m2 को इक्वल, m1 m2 को इक्वल डालो तो m1 माइनस m2 ये वाली टर्म हमारी जीरो हो जाएगी। ऐसे ही m1 m2 को इक्वल डालो तो v2 वाले एक्सप्रेशन में ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो ये फर्स्ट वाली टर्म तो m1 m2 को इक्वल डालते ही जीरो, सिर्फ सेकंड टर्म पे दिमाग लगाओ, m1 m2 दोनों को डालो mm, तो 2m अपॉन 2m, m2 को भी m डाला m1 को भी m डाला तो 2m अपॉन m प्लस m, ये टर्म हमारी 1 बन गई, v1 इज इक्वल टू u2। ऐसे ही m1 m2 को इक्वल डालो m के बराबर तो ये वाली टर्म तो जीरो हो गई। सेकेंड वाले टर्म में 2m अपॉन m प्लस m, ये टर्म हमारी 1 बन गई, क्या बचा u1, v2 इज इक्वल टू u1। तो रियलाइज करो, कोलिजन से पहले a की वेलोसिटी थी हमारी u1, b की वेलोसिटी थी u2, आफ्टर कोलिजन a की वेलोसिटी क्या हो गई, a की वेलोसिटी v1 क्या हो गई u2 के बराबर, और आफ्टर कोलिजन b की वेलोसिटी v2, v2 किसके बराबर हो गई u1 के बराबर। ध्यान से देखो, a की वेलोसिटी b में चली गई और b की वेलोसिटी a में आ गई। तो अगर दो बॉडीज हैं इक्वल मासेस की और उनके बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है इन वन डायमेंशन, तो ध्यान दो देयर वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज। क्या रिजल्ट समझा हम लोगों ने? व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस undergo collision in one dimension। ठीक है, कोलिजन इन वन डायमेंशन को कुछ बुक्स के अंदर हेड ऑन कोलिजन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अंडरगो कोलिजन इन वन डायमेंशन, देन देयर वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज। ए की वेलोसिटी बी में चली जाएगी, बी की वेलोसिटी ए में चली जाएगी। ठीक है, तो ये भी काफी न्यूमेरिकल्स में काम आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में काम आता है। इक्वल बॉडीज, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी इंटरचेंज, ए की वेलोसिटी बी में चली जाएगी, बी की वेलोसिटी ए में चली जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट कर लो उसको। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं और कोलिजन अब की बार इलास्टिक नहीं है, इनइलास्टिक है। सम पार्ट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड, लाइट। तो फिर से स्टार्टिंग स्कूल में आता है डिस्कस इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सबसे पहले कहानी, लेट कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2। ठीक है, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी u1 एंड u2। ठीक है, दे अंडरगो इन इलास्टिक कोलिजन, आफ्टर कोलिजन लेट देयर वेलोसिटीज बी v1 एंड v2। ठीक है, डायग्राम बना के और सपोर्ट कर दो अपनी कहानी को। m1 है
U1 से जा रहा है, दूसरा पार्टिकल हमारा B M2 U2 से जा रहा है, दोनों के बीच में इनइलास्टिक कोलिजन हुआ. आफ्टर कोलिजन M1 इज मूविंग इन सेम डायमेंशन, वन डायमेंशन, कोलिजन इन वन डायमेंशन डिस्कस कर रहे हैं, वेलोसिटी V1 से और M2 वेलोसिटी V2 से. ठीक है, फिर से कोलिजन इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, मोमेंटम कंजर्वेशन को लगा सकते हैं. तो बाय कंजर्विंग मोमेंटम, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग कोलिजन करवा रहे हैं, मोशन करवा रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस. तो बाय कंजर्विंग मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा हमारे पास? m1 u1 plus m2 u2, that is momentum before collision, is equal to linear momentum after collision, m1 v1 plus m2 v2. ठीक है, तो तुम्हें कोलाइडिंग बॉडीज m1 m2 मास बता रखे हैं, उनकी इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 बता रखी है, और तुम्हें आफ्टर कोलिजन मान लो उनकी वेलोसिटी v1 v2 ढूंढने को बोला जाता है. तो v1 और v2 दो वेरिएबल है. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई. दूसरी इक्वेशन, जब दो वेरिएबल है तो दूसरी इक्वेशन. ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर v1 और v2 दोनों ढूंढने हैं मान लो. तो v1 v2 दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल ढूंढने के लिए दो इक्वेशन चाहिए ना. मोमेंटम कंजर्वेशन से इक्वेशन आ गई. दूसरी इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन जो हमने इलास्टिक कोलिजन में अप्लाई की थी, वो यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है. कोलिजन से पहले वाली मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू कोलिजन के बाद वाली मैकेनिकल एनर्जी हम अप्लाई नहीं कर सकते इन इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल में अगर आता है डिस्कस इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, कहानी लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, फिर बोलोगे वी हैव टू वेरिएबल्स v1 एंड v2, टू फाइंड देम वी नीड टू इक्वेशन, बट बाय कंजर्विंग मोमेंटम वी आर गेटिंग ओनली वन इक्वेशन. सम अदर डेटा या सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नीड टू बी प्रोवाइडेड टू फाइंड v1 एंड v2. आया समझ में? इसके नीचे तुम कंक्लूड करोगे टू फाइंड v1 एंड v2 some extra information is required. ठीक है, as we have two variables but only one equation. क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसे करके तुम लिख दोगे, तुम्हारे को जो भी स्कूल में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स मिल जाएंगे. ये तो आ गया डिस्कस इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. स्कूल में क्वेश्चन पुट अप कर दिया, तो तुमने क्या आंसर देना है. यहीं पे स्कूल में कोई न्यूमेरिकल आ गई. ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और कोलिजन के बाद तुम बॉडीज की वेलोसिटी v1 v2 ढूंढो, तो ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग मांग रहे हैं वो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी. जैसे मान लो तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया कि एट द टाइम ऑफ कोलिजन 50% ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट साउंड. ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन 50% एनर्जी लॉस हो गई. ठीक है, या मान लो 25% एनर्जी लॉस हो गई. ठीक है, एट द टाइम ऑफ कोलिजन मैं कह रहा हूँ मान लो 25% एनर्जी इज लॉस्ट, 25% मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट एट द टाइम ऑफ कोलिजन. ठीक है, तो ध्यान से देखो, कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर will be equal to 75% of initial mechanical energy, initial kinetic energy, that is half m1 u1 square plus half m2 u2 square. आया क्या समझ में? ठीक है, मैं एग्जांपल के फॉर्म में तुम्हें लेके दिखा रहा हूँ कि मान लो एट द टाइम ऑफ कोलिजन एग्जामिनर ने तुम्हें बता दिया कि 25% ऑफ द एनर्जी गॉट लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड. 25% ऑफ द इनिशियल एनर्जी इज लॉस्ट, तो बची कितनी? 75%. तो इनिशियल एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर का 75% इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी. आया समझ में? आया? या फिर मान लो क्वेश्चन में तुम्हें प्रोवाइड कर दिया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज से 0.3. ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू लेस देन 1 होती है. तो मैं थोड़ी देर पहले हिंट करा था. तो मान लो तुम्हें क्वेश्चन ने बता दिया कि दो बॉडीज के बीच में इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.3. ठीक है, तो एक इक्वेशन तो तुम्हारी आ जाएगी मोमेंटम कंजर्वेशन से, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. दूसरी इक्वेशन जो तुम्हें चाहिए, दो वेरिएबल v1 v2 को ढूंढने के लिए दो इक्वेशन चाहिए. दूसरी इक्वेशन आ जाएगी कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन की हेल्प से. ठीक है, तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में तुम्हें इन इलास्टिक कोलिजन बता दिया और कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन 0.3 बता दिए. तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन
बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आफ्टर कोलिजन m2 m1 से सेपरेट हो रहा होगा कितने वेलोसिटी से, v2 माइनस v1। बिफोर कोलिजन m1 m2 को अप्रोच कर रहा होगा कितने रिलेटिव वेलोसिटी से, तो u1 माइनस u2। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारी मोमेंटम कंजर्वेशन, सेकंड इक्वेशन तुम्हारी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करके v1 v2 निकाल लेंगे। आया, समझ में आया सबको? ठीक है, तो स्कूल में आता है डिस्कस इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, तब तो खाली मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के तुमने बोल देना है सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू फाइंड v1 एंड v2। और न्यूमेरिकल आ गया, तो न्यूमेरिकल में क्या डेटा तुम्हें प्रोवाइडेड है उसको तुम यूज करके अपनी सेकंड इक्वेशन बनाओगे। एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से, दूसरी क्वेश्चन में प्रोवाइड करी गई इंफॉर्मेशन से, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करके v1 और v2 हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन आता है यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, वन डायमेंशन के अंदर इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन का एक पर्टिकुलर केस जो मैं तुम्हें पहले हिंट कर रहा था, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में भी सम पार्ट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड लाइट। साथ में एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाएगी, कोलाइडिंग बॉडीज विल स्टिक टुगेदर। तो फिर से स्कूल में आएगा डिस्कस परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, स्कूल टीचर क्वेश्चन पुट अप करता है, तो तुम लोगों ने इसको डिस्कस कैसे करना है मैं वो सिखा रहा हूँ। तो सपोज m1 and m2 are the masses of two bodies A and B moving initially along x-axis with velocity u1 and u2 respectively. They oblique collision नहीं, undergo inelastic collision। ठीक है ना, थोड़ा स्टाफ से टाइपिंग कराते हैं तो कुछ ना कुछ टाइपिंग एरर से लोग कर ही देते हैं, कोई बात नहीं। दे अंडरगो इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन टू बी मोर एक्यूरेट। आफ्टर कोलिजन ए एंड बी स्टिक टुगेदर। ठीक है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में तुम्हें हिंट करा था कोलाइडिंग बॉडीज विल स्टिक टुगेदर एंड मूव कंबाइंड मास m1 एंड m2 स्टिक हो गए, कंबाइंड मास मूव्स विद द वेलोसिटी v। ठीक है, तो चलो मैं पहले ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। m1 है, u1 से जा रहा है, m2 है, u2 से जा रहा है। कोलिजन के बाद दोनों चिपक गए, जुड़ गए, टोटल मास कितना हो गया m1 प्लस m2, कंबाइंड मास इज मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, तो चलो ध्यान दो, कोई भी कोलिजन हो इलास्टिक इन इलास्टिक क्या लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो बाय कंजर्विंग लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, क्या आ जाएगा हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू m1 प्लस m2 कंबाइंड मास मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। इनिशियल टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल टोटल मोमेंटम। ध्यान दो, एक लाइन में काम खत्म हो गया, कंबाइंड मास की वेलोसिटी आ गई m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना, ध्यान दो, कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक टुगेदर, कंबाइंड मास इज मूविंग विद वेलोसिटी v। क्वेश्चन में आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी बताओ कंबाइंड मास की, तो एक ही तो वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन से काम चल गया ना हमारा, हमें दूसरी इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। फिर ये लोग बोल देते हैं कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में एट द टाइम ऑफ कोलिजन कितनी एनर्जी लॉस हुई, लॉस इन एनर्जी निकालो। तो लॉस इन एनर्जी इस कैलकुलेशन के बाद अपन इजीली निकाल लेंगे। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी हो जाएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्या हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ सिस्टम कंबाइंड मास हाफ m1 प्लस m2 और कंबाइंड मास की वेलोसिटी v का एक्सप्रेशन m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 का। ठीक है ना, कोलिजन से पहले m1 की हाफ m1 u1 स्क्वायर, m2 की हाफ m2 u2 स्क्वायर।
कोलिजन के बाद कंबाइंड मास की हाफ m1 प्लस m2, कंबाइंड मास की वेलोसिटी हम निकाल ही चुके थे, उस वेलोसिटी का स्क्वायर। और ध्यान दो अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन किसके बराबर हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आया समझ में? आया सबको? आसान है, ठीक है। तो परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन तो बहुत ही आसान है। कोलाइडिंग बॉडी स्टिक टुगेदर, ठीक है। कंबाइंड मास की वेलोसिटी निकालो, तो क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल होगा, सीधा मोमेंटम कंजर्वेशन से ही आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी मिल जाएगी। और फिर एनर्जी लॉस की बात चल जाए तो तुम्हें इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी चेक करके उनका डिफरेंस लेके लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। क्लियर हो गया? नोट किया? ठीक है, साथ साथ नोट करो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें डिस्कशन करना है, जो भी हम टाइप्स ऑफ कोलिजन डिस्कस कर रहे हैं उसका लास्ट डिस्कशन, कोलिजन इन 2 डायमेंशन, दैट इज ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। कहानी क्या है देखो, मेरी बात समझो। मेरे पास यहाँ पे एक m1 मास है, u1 वेलोसिटी से आ रहा है, यहीं पे मेरे पास m2 मास है, u2 वेलोसिटी से जा रहा है। देख रहे हो, थोड़ा सा नीचे बनाया मैंने m2 को। m1 है, u1 से जा रहा था, m2 था, u2 से जा रहा था, दोनों के बीच में कोलिजन हो गया। एट द टाइम ऑफ कोलिजन नोटिस करो m1 और m2 इस तरीके से होंगे, और ठीक है आफ्टर कोलिजन m1 चला गया v1 से एट एन एंगल θ1, और आफ्टर कोलिजन m2 चला गया वेलोसिटी v2 से एट एन एंगल θ2, ठीक है ना। तुम देख रहे हो मोशन आफ्टर कोलिजन, तुम देख रहे हो m1 m2 का जो मोशन है वो अलग अलग डायरेक्शन में है, तो हम बोल देते हैं दिस इज कोलिजन इन 2 डायमेंशन, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, ऑब्लिक कोलिजन। कोलिजन से पहले जिस एक्सिस के लॉन्ग m1 m2 मूव कर रहे थे, आफ्टर कोलिजन भी उसी एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं, तो हेड ऑन कोलिजन, कोलिजन इन 1 डायमेंशन। और अगर आफ्टर कोलिजन उनके डायरेक्शन चेंज हो गए, तुम सारे मोशन को एक सिंगल डायमेंशन में डिफाइन नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कोलिजन इन 2 डायमेंशन या फिर ऑब्लिक कोलिजन। तो पहले तो कहानी लेट, जो भी तुमने ये डायग्राम में समझाया है ये सारा लैंग्वेज के फॉर्म में। सपोज वी हैव 2 masses a and b moving along x axis velocity u1 u2, they undergo oblique collision, after collision a and b move velocity v1 and v2 making an angle θ1 and θ2 respectively। पूरा डायग्राम एक्सप्लेन कर दूं और अब इसको एनालाइज करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या लगाता हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। फिर से m1 m2 कोलाइड करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, पर वो सिस्टम की इंटरनल फोर्स, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा रहा हूँ, कंजर्विंग लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम m1 का m1 u1, m2 का m2 u2, आफ्टर कोलिजन m1 का m1 v1 cos θ1, ठीक है ना। v1 की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस v1 cos θ1, अलोंग वाई एक्सिस v1 sin θ1। कंपोनेंट करने आते ही हैं ऐसे, v2 की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस v2 cos θ2, अलोंग वाई एक्सिस v2 sin θ2। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, आफ्टर कोलिजन m1 v1 cos θ1, m2 का m2 v2 cos θ2। एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू एक्स एक्सिस के अलोंग फाइनल मोमेंटम, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग वाई एक्सिस। ध्यान से देखो, वाई एक्सिस के अलोंग कोलिजन से पहले वेलोसिटी कितनी थी, वाई एक्सिस के अलोंग कोलिजन से पहले वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। तो वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम जीरो। आफ्टर कोलिजन m1 की वेलोसिटी पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग, तो प्लस m1 v1 sin θ1, जबकि m2 की वेलोसिटी नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग नहीं, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, तो माइनस m2 v2 sin θ2।
ठीक है, दो इक्वेशन आ गई। वेरिएबल कितने, वेरिएबल कितने, दो, दो नहीं चार, v1 v2 थीटा वन थीटा टू। आफ्टर कोलिजन v1 v2 नहीं पता, उनके एंगल थीटा वन थीटा टू भी तो नहीं पता। हमें बता दिया दो बॉडीज हैं m1 m2, मूविंग वेलोसिटी u1 एंड u2 अंडरगो ऑब्लिक कोलिजन, फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी v1 v2 और उनके एंगल थीटा वन थीटा टू, चार वेरिएबल हो गए, इक्वेशन भी चार चाहिए। मोमेंटम कंजर्वेशन से दो ही आ रही है। अगर क्वेश्चन में फर्दर दे रखा हो कि कोलिजन इज इलास्टिक, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में तुम्हें फर्दर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कोलिजन इज इलास्टिक, तो और क्या कर लोगे। तो इफ द कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, तो क्या कर दोगे, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, आफ्टर कोलिजन हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तब भी तीन इक्वेशन आती है, वेरिएबल चार है। आ रही मेरी बात समझ में आ रही है। तो इक्वेशन तीन, वेरिएबल चार, सॉल्व करके निकाल ही नहीं पा रहे। तो इसके इन तीनों के अलावा भी कुछ ना कुछ और इन्फॉर्मेशन, थीटा वन या थीटा टू में से कोई ना कोई एक एंगल दे दें, या थीटा वन प्लस थीटा टू जैसे एग्जाम में दे दिया, टू बॉडीज अंडरगो इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज दे दिया, दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो थीटा वन प्लस थीटा टू 90 हमारी चौथी इक्वेशन हो जाएगी। तीन इक्वेशन ये, चौथी थीटा वन प्लस थीटा टू 90, चार इक्वेशन चार वेरिएबल। ठीक है, तो कुछ ना कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर एग्जामिनर और क्या कर सकता है, m1 इज मूविंग विद वेलोसिटी u1 कोलाइड ऑब्लिकली विद m2 विच इज एट रेस्ट। ठीक है ना, मतलब कुछ ना कुछ वेरिएबल वो किसी भी तरह एक कम कर दें, ठीक है, और उसके बाद ही तुम्हारे सामने क्वेश्चन फ्रेम करे, तभी तुम ये चार वेरिएबल ढूंढ पाओगे। ठीक है, तो हम लोग इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगा ही देंगे अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, दो इक्वेशन तो मिल ही जाएगी। इसके बाद अगर इलास्टिक कोलिजन है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हो, अदरवाइज इन इलास्टिक कोलिजन है तो सिर्फ दो इक्वेशन होंगी, इलास्टिक कोलिजन है तो हमारे पास तीन इक्वेशन हो जाएंगी, पर इन आइदर केस वेरिएबल चार है। कुछ ना कुछ और इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी हम लोग इन चार वेरिएबल्स को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। आया समझ में, आ गया। तो स्कूल में आएगा डिस्कस ऑब्लिक कोलिजन, डिस्कस कोलिजन इन टू डायमेंशन, तुमने डायग्राम बनाना है, इसको पूरी कहानी से एक्सप्लेन करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के दिखा देना है। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो ये इक्वेशन, इन इलास्टिक है तो ये वाली इक्वेशन भी नहीं आएगी। ठीक है, और लास्ट में तुम सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू फाइंड v1 v2 थीटा वन थीटा टू, ये लिख के कंक्लूड कर दोगे। आया समझ में, आया सबको। चलिए, ऑब्लिक कोलिजन पे मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल भी करके दिखा रहा हूँ, फिर से हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो क्या क्वेश्चन है, कैसे हैंडल करना है, थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाते हैं। तो क्या दे रखी है सिचुएशन, कंसिडर कोलिजन डिपिक्टेड इन फिगर टू बी बिटवीन टू बिलियर्ड बॉल्स विद इक्वल मासेस m1 एंड m2। ठीक है, तुम्हारे सामने दो बॉल्स दे रखी है m1 और m2, दोनों इक्वल मास की हैं, क्वेश्चन में बता रखा है दोनों आइडेंटिकल बॉल्स हैं। ठीक है, द फर्स्ट बॉल इज कॉल्ड द क्यू while the second ball is called the target। ठीक है, जो भी उनकी टर्मिनोलॉजी होगी, मुझे इस गेम की कोई ज़्यादा नॉलेज है नहीं। ठीक है, जो लोग खेलते होंगे उनको पता होगा। तो पहली बॉल को ये क्यू बोल रहे हैं, सेकंड बॉल को ये टारगेट बोल रहे हैं। द बिलियर्ड बॉल प्लेयर वांट टू सिंक द टारगेट बॉल, ये तुम्हारी टारगेट बॉल जो m2 है, इसको सिंक करना चाह रहा है इन अ कॉर्नर पॉकेट विच इज एट एन एंगल ऑफ थीटा टू इक्वल टू 37 डिग्री। क्वेश्चन में जो थीटा टू एंगल है ये तुम्हारा 37 डिग्री है, यहाँ पे कोई पॉकेट है, उस पॉकेट के अंदर हमने इस बॉल को पहुंचाना है। ठीक है, assume that the collision is elastic and the friction and rotation motion are not important। ठीक है, collision के अंदर friction और motion का क्या रोल होता है वो तो हम वैसे भी यहाँ पे अभी तक कोई डिस्कस भी नहीं किया हम लोगों ने। ठीक है, जो भी करेंगे भी सही तो कंपटीशन में करेंगे, सीबीएसई में इतना तंग करते भी नहीं है। तो यहाँ पे खैर उन्होंने बोल भी दिया है कि तुम्हें फ्रिक्शन और रोटेशन मोशन को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑब्टेन द एंगल थीटा वन, ये थीटा वन एंगल हमें ढूंढना है। तो m1 आया, m2 से टकराया, क्यू बॉल आई टारगेट बॉल से टकराई, टारगेट बॉल जा रही है 37 डिग्री पे होल की तरफ, पर इसको टकराने के बाद m1 वाली बॉल कितने एंगल पे गई होगी वो एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो थीटा वन हमें निकालना है, थीटा टू हमें 37 डिग्री क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है।
चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही है, कोलिजन हमें इलास्टिक बता रखा है, तो हमारे पास दो ही चीजें हैं, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। तो चलो सबसे पहले तो मैं तुम्हारे सामने इजीली एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ एम, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी इसको मैं यू बोल देता हूँ। m2 हमारा रेस्ट पे था, m2 की इनिशियल वेलोसिटी को मैं 0 मान लेता हूँ। आफ्टर कोलिजन m1 की वेलोसिटी को मैं v1 लिख देता हूँ, m2 की वेलोसिटी को मैं v2 लिख देता हूँ, ठीक है ना। ऑब्वियसली क्वेश्चन में ये वेलोसिटीज प्रोवाइडेड नहीं है और कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में खत्म भी हो जाने वाली हैं, तभी क्वेश्चन में एग्जामिनर ने प्रोवाइड नहीं की है। अगर ये कैलकुलेशन में हमारे काम आने वाली होती तो ऑब्वियसली इनकी वैल्यूज के बारे में कुछ हमें बताया जाता। तो चलो अभी मैंने इनिशियल वेलोसिटी m1 की u, m2 की 0 क्योंकि m2 रेस्ट पे है, आफ्टर कोलिजन m1 की v1 और m2 की v2 मान ली। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0, m1 की हाफ एम यू स्क्वायर, m2 की 0। आफ्टर कोलिजन एक ही हमारी क्यू बॉल की हाफ एम वी वन स्क्वायर और हमारी टारगेट बॉल की हाफ एम वी टू स्क्वायर, ठीक है। पूरे में से हाफ कॉमन आके कैंसिल, पूरे में से m कॉमन आके कैंसिल, मासेस इक्वल है दोनों बॉल्स के। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन हम लाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन से, ठीक है। तो चलो मोमेंटम कंजर्व है, तो मोमेंटम कोलिजन से पहले m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। मैं सीधा वेक्टर फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग स्प्लिट ना करके। थोड़ी सी कैलकुलेशन बचाऊंगा, कैसे बचाऊंगा ध्यान से देखना। m1 u1 प्लस m2 u2 में m2 में u2 को 0 डाल दिया एज m2 वाज इनिशियली एट रेस्ट। आफ्टर कोलिजन m1 v1 m2 v2, m1 और m2 बराबर है, इक्वल मास के हैं, तो m1 m2 पूरे में से कॉमन आके कैंसिल। हमारे पास क्या आ गया, u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखो, u1 वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u है, आफ्टर कोलिजन v1 प्लस v2, दो वेलोसिटीज v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी, इन दोनों वेक्टर्स का हमें वेक्टर सम चाहिए। इन दोनों वेलोसिटी का हमें वेक्टर से सम चाहिए। दो वेक्टर का वेक्टर सम कैसे करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, v1 वेक्टर और v2 वेक्टर। आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी v1 वेक्टर और v2 वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो तुम देख रहे हो थीटा 1 प्लस 37। मैं थीटा 1 को मैं थीटा लिख देता हूँ, थीटा 2 क्वेश्चन में 37 हमें गिवन ही है, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा प्लस 37। मैं नोटिस करो फर्स्ट इक्वेशन से हमें पता है यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। एनर्जी कंजर्वेशन से हमारे पास आया था यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। तो ध्यान दो, यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर को यूज करने से लेफ्ट हैंड साइड से यू स्क्वायर, राइट हैंड साइड से वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर बराबर है, कैंसिल हो गए। क्या रह गया, कैलकुलेशन फॉलो करी, ठीक है। क्या रह गया हमारे पास, 2v1 v2 cos थीटा प्लस 37 इज इक्वल टू 0। मैं ध्यान दो, v1 v2 0 नहीं है, आफ्टर कोलिजन तुम्हारे दोनों मासेस में से किसी की भी वेलोसिटी 0 नहीं है, तो आंसर 0। ये एक्सप्रेशन 0 क्यों आ रहा होगा, तो ऑब्वियसली कॉस फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही होगी। कॉस फंक्शन की वैल्यू 0 कब होती है, कौन से एंगल पे होती है, 90 डिग्री पे, कॉस 90 0 पता है ना सबको। तो हमें समझ में आता है थीटा प्लस 37 इज इक्वल टू 90, तो थीटा की वैल्यू 90 माइनस 37 50।
तो तुम्हारी जो क्यू बॉल है वो आफ्टर कोलिजन कितने एंगल पे मूव कर रही होगी, 53 डिग्री पे, ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई भी कोलिजन वाला क्वेश्चन आ जाए, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो, और इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। ठीक है, तो जितना हमारे स्कूल एग्जाम के हिसाब से तुम्हें आना चाहिए उतना मैंने सिखा दिया, और इसके बाद दुनिया भर के जो और न्यूमेरिकल्स हमने कोलिजन में करने हैं, ठीक है, वो सारे के सारे फिर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी वाली क्लासेस में करेंगे। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में मेरी तरफ से इतना ही बेटे, और तुम लोगों को जो भी इसमें प्रैक्टिस करनी है तुम करो, तुम्हारे जो भी क्वेरीज होती हैं, ठीक है, उसको तुम मेरे साथ डाउट्स वगैरह में शेयर कर सकते हो, मेरी ईमेल आईडी है तुम्हारे पास। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, सेंटर ऑफ मास रोटेशन, ठीक है ना, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मैं ग्रुप पे यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, उनको तुम गो थ्रू करो, और इन जो भी चैप्टर्स के अंदर थोड़ी बहुत मुझे और अगर सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन की प्रैक्टिस की और ज़रूरत लगती है तो मैं तुम लोगों को थोड़े से और एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कर दूंगा। थ्योरी के हिसाब से इतना सफिशियंट है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने टच कर दिए। ठीक है, तो ये जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं तुम्हारे स्कूल एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए सफिशियंट है। आगे तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में उतना ज़्यादा इंप्रूव करोगे। ठीक है ना, फिजिक्स सारा न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस पे है। थ्योरी को 50 बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। एक बार पढ़ो, न्यूमेरिकल्स को अप्लाई करो, ठीक है, कहीं अटकते हो फिर थ्योरी को आके फिर से रिवाइज करो, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि थ्योरी का कौन सा पॉइंट तुमने ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा, जिसकी वजह से तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में या न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आई। ठीक है, थोड़ा अपने लर्निंग पार्ट पे तुम लोगों को खुद ध्यान देना पड़ेगा। टीचर्स जितना सपोर्ट दे सकते हैं उतना हम लोगों ने मैंने दे दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।